हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं नीट 2026 के फिजिक्स के सॉल्यूशंस। ओके, तो देखो पेपर बहुत सिंपल सा पेपर आया था। थोड़ा सा कोई कह सकता है हाँ हल्का सा लेंथी था, किसी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी, लेकिन केवल उसमें कैलकुलेशन थी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो पेपर करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। तो बहुत सिंपल सा पेपर था, बल्कि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट कुछ एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो क्लास में कराए हुए थे। कुछ क्वेश्चंस तो एज इट इज डायरेक्ट जो क्लास में थे एज इट इज वर्ड बाय वर्ड उसमें पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम उनके सॉल्यूशंस देखते हैं कि आपने कहां पर कौन सी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की, अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो, और बाकी चीजें आप नोट कीजिएगा कि कहां पर कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फॉर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड टी, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद टाइम इज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पेंडुलम के लिए काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन पूछा है। अब देखो पेंडुलम के लिए हमें इक्वेशन पता है कि उसकी जो इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की वो होती है a cos ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूंगा डिफरेंशिएशन करके तो वो आ जाएगा a sin ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा हाफ एम और इसका स्क्वायर मतलब a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, साइन स्क्वायर जैसा ग्राफ बनेगा, और साइन स्क्वायर का ग्राफ आप सबको पता है कि ये होता है। ठीक है, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया। बहुत बेस, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसी तरह के इजी थे। तो देखो बस हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए थी कि एसएचएम की बेसिक इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन को हमने यूज कर लिया, आंसर आ गया हमारा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है अ रूम हीटर इज रेटेड एट 400 watt 220 volt if the supply voltage drops to 200 volt what will be the power consumed। हमें पावर बतानी है और गिवन है कि हीटर की जो रेटिंग है वो है 400 watt 220 volt, मतलब अगर वो 220 वोल्ट पर चलेगा तो वो 400 watt कंज्यूम करेगा। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये 200 पर चलेगा तो बताओ अब कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। पावर क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन आर। अब हीटर जो भी है उसका रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ऐसा तो नहीं रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो पहले हम उसका रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। वी कितना है हमारे पास में 220 का स्क्वायर अपॉन पी, तो ये हमारे पास में आ गई इसकी वैल्यू। थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन अभी हम यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में इसका रेजिस्टेंस आ गया। अब हमें बताना है पावर जब उसका वोल्टेज कितना हो 200 वोल्ट। तो पावर का फॉर्मूला दोबारा से लगा देते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी कितना है 200 अपॉन आर, और रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला है 22 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 4। बस हमें इसको सॉल्व करना है, नॉर्मल सा एक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये अप्रॉक्स 331 वॉट निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाए, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 600 rpm टू 1200 rpm इन 10 सेकंड्स। एक हमारे पास में फ्लाईव्हील, एक व्हील है नॉर्मल। ठीक है, उसकी जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा है वो हमने 600 rpm से 1200 rpm तक इंक्रीज की, कितने टाइम में 10 सेकंड्स में। अभी पूछना है द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द फ्लाईव्हील ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। इतने टाइम में उसने कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट किए। तो देखो पहले इसके लिए हम ओमेगा निकालते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू गिवन है ये ओमेगा नहीं है एग्जैक्ट। ठीक है, तो हम ओमेगा निकालेंगे। हमें गिवन है पहले वो 600 rpm पर था, यहां से वो 1200 rpm पर चला गया इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये उसका इनिशियल, ये हो जाएगा फाइनल। तो ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा rpm इंटू 2π/60, फॉर्मूला पता होगा सबको, कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 पाई। ये तो उसका इनिशियल ओमेगा। फाइनल 1200 इंटू 2π/60, तो ये हो जाएगा 40 पाई। ये हो फाइनल ओमेगा। तो हमें इनिशियल ओमेगा पता है, फाइनल पता है, टाइम पता है, हमें क्या निकालना है उसने कितने रेवोल्यूशंस किए। ठीक है, कर दो इक्वेशन सॉल्व, सिंपल। कौन सी इक्वेशन, पहले इसमें या तो हम फर्स्ट इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं तो पहले हम इसके लिए अल्फा निकालते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा इज 40 पाई इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इज 20 पाई प्लस अल्फा इंटू टाइम इज 10 सेकेंड्स। कैंसिल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 20 पाई इज इक्वल्स टू 10 अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 पाई। ये इसके लिए अल्फा की वैल्यू आ गई है। अब हमें इसके लिए एस निकालना है, तो एस कैसे आ जाएगा इसके लिए, एस इज इक्वल्स टू यू टी, या फिर हम सिंपल उसी इक्वेशन लेके थीटा निकालना है हमें। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट हमारा कितना था, ओमेगा नॉट था हमारे लिए 20 पाई, टाइम था 10 सेकेंड्स, अल्फा है 2 पाई। सारी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। ओमेगा नॉट इज 20 पाई
टाइम इज 10 सेकेंड्स प्लस हाफ एल्फा. व्हाट इज एल्फा? 2 पाई इंटू टाइम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 200 पाई प्लस 100 पाई विच इज इक्वल टू 300 पाई. ये आ गया हमारे लिए थीटा. उन्होंने थीटा नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. अब देखो हमें पता है एक रेवोल्यूशन में एंगल होता है 2 पाई, तो हमें बताना है 300 पाई में कितने रेवोल्यूशंस होंगे. तो रेवोल्यूशंस कितना हो जाएगा? 300 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू 150 रेवोल्यूशंस. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 150 रेवोल्यूशंस. ये इसका हमारा सिंपल आंसर है. तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, सिंपल गिवन था कि इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, टाइम क्या है. हमने वहां से अल्फा निकाल दिया, अल्फा यूज करके वैल्यू निकाल दी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बॉब इज 0.02 जूल. हमें गिवन है काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का टोटल ये है. ठीक है. हमें ये पता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वो होता है टोटल के बराबर, और टोटल कांस्टेंट रहती है, और जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम काइनेटिक या फिर मैक्सिमम पोटेंशियल के बराबर. तो ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम काइनेटिक की भी वैल्यू यही है और मैक्सिमम पोटेंशियल की वैल्यू भी यही है. ठीक है. तो क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी है, लेकिन है बड़ी सिंपल सी चीज. इन्होंने ये मैक्सिमम काइनेटिक और मैक्सिमम पोटेंशियल दोनों की वैल्यू में दे दी एक साथ. पूछा क्या इन्होंने? स्पीड ऑफ द पेंडुलम व्हेन द पेंडुलम बॉब इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन. जब वो इक्विलिब्रियम पर, तब हमें उसकी स्पीड बतानी है. इक्विलिब्रियम पर हमें पता है कि जब पेंडुलम इक्विलिब्रियम पर होता है, मतलब मीन पोजीशन पर होता है, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है. और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? 0.02. बस सिंपल यूज कर लेंगे. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.02. मास हमें गिवन होगा क्वेश्चन में. व्हाट इज द मास? 20 ग्राम इज द मास. वैल्यू रख लो. बस ध्यान रखना है मास को हम केजी में जरूर कन्वर्ट कर लेंगे. इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ऐसी चीजों में गलती हो जाती है. तो v आ जाएगा √2, जो कि आ जाएगा कितना? 1.414. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए. 100 turn closely wound circular coil of radius 5 cm has a magnetic field of 3.14 10 to the minus 3 at its center. Current flowing through the coil and magnitude of the magnetic moment of the coil are respectively. इन्होंने कहा है एक हमारे पास में कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, 100 टर्न से, उसमें रेडियस गिवन है हमें उसका, और उसके सेंटर पर इतना फील्ड है. कॉइल के खुद के करंट की वजह से है ये. ठीक है. तो हमें बताना है करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, कॉइल में करंट कितना है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है. और दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल, और मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है. तो देखो जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड होता है एट द सेंटर, वो क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r. और मैग्नेटिक फील्ड में कितना गिवन है? 3.14 10 to the power minus 3 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. म्यू नॉट की वैल्यू गिवन है, वैसे तो वैल्यू याद ही रहती है सबको. क्या है? 4 पाई 10 to the power minus 7 into I upon 2 into r. व्हाट इज r? 5 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. ये 3.14 इसीलिए दिया गया कि वहां पाई से पाई कैंसिल हो सके. यहां से तुम इसको सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी 2.5 एम्पियर. इसको सॉल्व करने पर तो हमारे पास में करंट आ गया 2.5 एम्पियर. तो 2.5 हमारे दो ऑप्शंस में है. ठीक है. तो चलो हमें अब दूसरा क्या निकालना है? मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है. मैग्नेटिक मूवमेंट वो क्या होता है? n इंटू आई इंटू ए. एन कितना हमारे पास में? 100 टर्न्स. करंट कितना निकला है? 2.5. एरिया कितना होता है? पाई इंटू आर स्क्वायर. बस सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करोगे तो 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा. तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का. ओके. नेक्स्ट इसके बाद है अ सबमरीन इज डिजाइन टू विथस्टैंड एन एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 100 atm. सबमरीन एब्सोल्यूट प्रेशर 100 atm का ले सकती है. मतलब उस एब्सोल्यूट प्रेशर में कुछ एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा और कुछ सबमरीन पानी के जो अंदर होती है कुछ पानी का प्रेशर होगा. पानी का प्रेशर कितना होता है? ρgh. वो दोनों मिलाकर 100 atm है. ठीक है. इस चीज को हमें ध्यान रखना है. हाउ डीप कैन इट गो बिलो द वाटर सरफेस? पानी की सरफेस के नीचे कितना नीचे जा सकती है? तो अब देखो सबमरीन हमारी ये है. ठीक है. ये 100 atm का प्रेशर ले सकती है मैक्सिमम. तो इसमें 1 atm तो एटमॉस्फेयर का वैसे ही है. मतलब पानी की जो सरफेस के नीचे जहां कहीं भी होगी वहां पर 99 atm का प्रेशर होना चाहिए. तो हमें बस उस चीज का ध्यान रख के इस क्वेश्चन को करना है कि पानी का प्रेशर कितना होना चाहिए? 99 atm. और atm को हम पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, वो हमें पता है 1 × 10⁵. एग्जैक्ट 1.1 होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें 1 × 10⁵ दिया हुआ तो हम उसका यूज कर लेंगे. तो बस ठीक है. जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? ρgh. हमें गिवन है 99 atm. तो 1 × 10⁵ ρ
1000 G 10 H हमें फाइंड करना है, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, H आ जाएगा 990 मीटर, बस कैलकुलेशन करनी है, तो ये 990 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैचिंग करनी है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा। E इक्वल्स टू एच न्यू, E इक्वल्स टू एच न्यू क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन, सबको पता है कि ये एनर्जी ऑफ फोटोन होता है, E इक्वल्स टू एच न्यू। सेकंड, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस क्या होता है? डी ब्रोगली वेवलेंथ, नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, नहीं। वेव नेचर ऑफ लाइट, हाँ, ये वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। सेकंड है हमारे पास में लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, ये क्या है? ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ये हमें पता है। और लास्ट क्या? कॉम्पटन इफेक्ट, ये पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो ए का फोर्थ हो जाएगा जो कि हमें 3 ऑप्शन में गिवन है, और बी का थर्ड हो जाएगा जो कि इस ऑप्शन में गिवन है, इसमें भी है, और सी का फर्स्ट हो जाएगा जो कि इस ऑप्शन में, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में है एक और मैचिंग, इसमें वही फॉर्मूले मैच करने, सिंपल, सबको पता है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? FL अपॉन A डेल्टा L, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? बल्क मॉडुलस का इनवर्स, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस का इनवर्स ये हो जाएगा हमारे पास में कंप्रेसिबिलिटी। थर्ड है बल्क मॉडुलस, वो ये हो जाएगा, और लास्ट है पॉइसन्स रेशियो, वो ये हो गया। तो क्या हो गया? ए का सेकंड बस एक ही ऑप्शन में, तो यही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 8th के लिए। नेक्स्ट हमें कैपेसिटर्स के लिए एक सर्किट गिवन है, उसके लिए कुछ चार्ज और यही चीज वैल्यूज पूछी हैं। क्या है? 5 कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंसेस, C1 2 3 4 का वैल्यू है 10 और C5 की वैल्यू 2.5, कनेक्टेड है शोन इन द फिगर। क्या पूछा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा और हर एक कैपेसिटर का चार्ज पूछा है। इक्विवेलेंट निकालते हैं पहले, तो देखो C1 2 3 4 इन सब की वैल्यू है 10, चारों सीरीज में लगे हुए हैं, और हमें पता है कि अगर हमारे पास में कैपेसिटर इक्वल वैल्यू के सीरीज में लगे होते हैं तो उनका जो कैपेसिटेंस होता है, फॉर्मूला तो हमें पता है, ये 1 अपॉन इनवर्स करके ऐड कर देते हैं, लेकिन सीधे ट्रिक भी याद है कि अगर इक्वल वैल्यू है, सीरीज में लगे हैं, तो जितने भी उनकी वैल्यू है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, सिंपल। वैल्यू है 10, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं 4, तो डिवाइड बाय कर देंगे, तो इन सबका मिलाकर के इस पूरे ऊपर वाले पार्ट का इसका कैपेसिटेंस निकल कर आ जाएगा 2.5, ठीक है। नीचे लास्ट जो हमारे पास में वो भी 2.5 का है। अब ये 2.5 और ये 2.5 पैरेलल में लगे हुए हैं, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 5 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब देखो हमें क्या बताना है? दूसरा चार्ज बताना है। टोटल कैपेसिटेंस आ गया। बैटरी लगी है हमारे पास में 50 की, चार्ज कितना होता है? Q इक्वल्स टू C इंटू V। C कितना हमारे पास में 5, V है 50, तो टोटल चार्ज इसमें से निकलेगा 250 माइक्रो कूलम, इतना चार्ज बैटरी में से टोटल बाहर निकलेगा। अब वो चार्ज यहां पर जब जाएगा तो चार्ज के पास में 2 पाथ हैं, 2 वायर्स हैं, एक ये दूसरा ये। ऊपर वाले वायर का टोटल कैपेसिटेंस 2.5, नीचे वाले वायर में एक ही कैपेसिटेंस है, तो उसका भी वैल्यू कितनी है? 2.5। तो चार्ज के लिए तो दोनों जो वायर्स हैं वो इक्वल हैं, बिल्कुल, ऊपर भी 2.5 नीचे भी 2.5, तो चार्ज दोनों जगह इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो 250 जो हमारा टोटल चार्ज है उसमें से 125 ऊपर चला गया, 125 नीचे चला गया, तो ऊपर वाले हर एक कैपेसिटर का चार्ज 125, नीचे वाले का भी 125, तो टोटल कैपेसिटेंस इज 5, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज 125, तो क्या हो जाएगा? 5 एंड 125, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस से अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट पर ले जाने में कितना हमें वर्क करना पड़ेगा? सिंपल पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हमें पता है ये हमारी अर्थ की सरफेस है, ऑब्जेक्ट का मास है सपोज m, अर्थ का मास है कैपिटल M, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? माइनस GM अपॉन r। हम लेकर चले गए यहां पर एट अ हाइट r, तो ये सेंटर से कितनी हो जाएगी? टोटल 2r, तो यहां पे एनर्जी माइनस GM अपॉन 2r। इनिशियल एनर्जी है हमारे पास में, फाइनल एनर्जी है, हमें वर्क निकालना है, डिफरेंस निकाल देंगे। वर्क क्या हो जाएगा? एक में से दूसरे को माइनस कर दो, कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये GM अपॉन 2r। अब हमारी क्वेश्चन स्मॉल g में है, ठीक है, स्मॉल g में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ऊपर नीचे हाथ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू बन गई स्मॉल g, तो कितना आ गया? ये mgr अपॉन 2, ये हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए, mgr अपॉन 2। नेक्स्ट है, व्हेन अ रूलर फॉल्स वर्टिकली 5 डिफरेंट पर्सन्स कैच इट विद डिफरेंट रिएक्शन टाइम। एक कोई रूलर है, हम इसको वर्टिकली गिरा रहे हैं, ठीक है, 5 लोग उसको कैच कर रहे हैं, उनके सबके रिएक्शन टाइम अलग अलग है। अब देखो रिएक्शन टाइम क्या होता है? जिस टाइम में हमारी बॉडी रिएक्ट करती है किसी चीज को, कोई भी काम करने के लिए, उसको कहते हैं रिएक्शन टाइम।
अब यहां पर जिसका रिएक्शन टाइम ज्यादा होगा उसके लिए रूलर ज्यादा डिस्टेंस तक गिरेगा, और जिसका रिएक्शन टाइम कम होगा वो कम डिस्टेंस पर जाकर रूलर को पकड़ लेगा। तो सिंपल सा ये है, जिसका रिएक्शन टाइम ज्यादा उसका रूलर ज्यादा डिस्टेंस पर जाएगा, तब जाके वो पकड़ पाएगा उस रूलर को वो इंसान, और जिसका रिएक्शन टाइम कम है वो जल्दी रूलर को होल्ड कर लेगा। तो हमें वही चीज बतानी है। इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रूलर फॉर ईच पर्सन। हर एक इंसान के लिए रूलर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो जिसका रिएक्शन टाइम सबसे ज्यादा रूलर की डिस्टेंस भी सबसे ज्यादा। बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है। सबसे ज्यादा रिएक्शन टाइम किसका है, बी वाले का, तो बी वाले की डिस्टेंस सबसे ज्यादा। उसके बाद किसका है, ई की डिस्टेंस उससे थोड़ी सी कम। उसके बाद किसका है, ए की डिस्टेंस उससे थोड़ी सी कम। उसके बाद किसका है, डी की डिस्टेंस उससे थोड़ी सी कम। सबसे लास्ट में सी। तो ये हमारा ऑर्डर है, सही ऑप्शन इसमें देख लेंगे कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है, पावर ऑफ अ क्रेन विच लिफ्ट्स अ मास ऑफ 100,000 kg टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स इन 10 सेकंड। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, पावर निकालनी। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। हमें वर्क निकालना है, वर्क क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन टाइम। तो मतलब सिंपल, कितना आपने उसको लिफ्ट किया उसमें कितना आपने वर्क किया या आपकी एनर्जी में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय टाइम। बस एनर्जी वर्क क्या हो जाएगा, mgh के बराबर अपॉन टाइम, ये हो जाएगी हमारी पावर। अब m कितना है हमारे पास में 1000, g कितना है 10, हाइट कितनी है 20, g की वैल्यू 9.8 लेनी है, सॉरी। तो g की वैल्यू हम लेते हैं 9.8 इंटू 20 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम इज 10 सेकेंड्स, तो इससे इसको कैंसिल कर दो। तो ये कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 2 19.6 10 टू द पावर 3 वॉट, या फिर 19.6 किलोवाट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 19.6 किलोवाट। इतनी पावर उस क्रेन की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर टू अनचार्ज कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस 200 पिकोफैराड। दो अनचार्ज कैपेसिटर्स हैं, आइडेंटिकल हैं क्या, कुछ नहीं बोला है, ठीक है। हाँ, दोनों का कैपेसिटेंस जब सेम है तो आइडेंटिकल तो होंगे ऑब्वियस। वन ऑफ देम इज चार्ज बाय 100 वोल्ट सप्लाई एंड डिस्कनेक्टेड। एक को हमने चार्ज किया 100 वोल्ट से और उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। नाउ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर, इसको हमने दूसरे से कनेक्ट कर दिया। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस इज। तो देखो होगा क्या, जब हम पहले वाले कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, ये हमारा पहला कैपेसिटर, हमने इसको चार्ज किया, इस पर कुछ चार्ज आएगा, कुछ इसका कैपेसिटेंस है, कुछ वोल्टेज हो जाएगा, तो इस पर कुछ एनर्जी आएगी। अब जब मैं इसको दूसरे वाले से कनेक्ट कर दूंगा तो इसका आधा चार्ज यहां पर चला जाएगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, तो इस पर रह जाएगा Q/2, इस पर हो जाएगा Q/2। तो इसकी इनिशियली जितनी भी एनर्जी थी उसकी आधी एनर्जी लूज हो जाती है, केवल आधी एनर्जी बचती है दोनों पर मिलाकर। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इसकी इनिशियल एनर्जी निकालनी है, उसका हाफ कर देना है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये कि किसी भी चार्ज कैपेसिटर को जब हम किसी आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो उसकी जो भी इनिशियल एनर्जी थी उसकी आधी रह जाती है और आधी लूज हो जाती है, और जो आधी रह गई वो दोनों में डिवाइड हो जाती है आधी आधी, ठीक है। तो हमें बस ओरिजिनल एनर्जी का हाफ करना है क्योंकि उन्होंने पूछा एनर्जी लॉस्ट। अब ओरिजिनल एनर्जी क्या है, हाफ CV²। हाफ व्हाट इज C, 200 पिकोफैराड, एंड व्हाट इज V, 100। ये एनर्जी थी उसकी इनिशियली, इसका आधा, इतनी एनर्जी हमारे पास में लूज हो जाएगी। बस हमें इस चीज को सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये नंबर वैल्यू आ जाएगी 0.5 10 to the -6, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14th, an AC circuit contains a resistance of 1 kilo ohm, capacitors of 0.1 microfarad and inductor of 1 millihenry। तीन वैल्यूज हमें गिवन है। LCR सर्किट है, सिंपल, कनेक्टेड इन सीरीज LCR सर्किट है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज अप्रोक्सीमेटली, फ्रीक्वेंसी बतानी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास में ओमेगा होता है 1/√LC, और मैं ओमेगा नहीं बताना है क्योंकि ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर ये रेजोनेंस वाली एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछते तो हम ओमेगा बताते, हमें बताना है न्यू। और न्यू क्या होता है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। तो हमें न्यू बताना है ओमेगा अपॉन 2 पाई, हमें ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम यहां से निकालेंगे ओमेगा को यहां रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करनी है बस। तो ओमेगा कितना हो जाएगा 1/√, व्हाट इज L, 1 मिली हेनरी, मतलब 10 to the -3। व्हाट इज C, 0.1 माइक्रोफैराड, 0.1 माइक्रोफैराड। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10 to the power 5। ये आ गया हमारे पास में ओमेगा, ठीक है। न्यू निकालते हैं, न्यू कितना हो 10 to the power 5 अपॉन 2 पाई। अब हम बस हमें इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15.9 किलोहर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर गिवन बिलो शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस A कैरिंग स्टेडी करंट I। ये हमारे पास में एक वायर है, वायर का रेडियस A है, उसमें करंट चल रहा है, ठीक है, सॉलिड वायर है।
द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस क्रॉस सेक्शन, पूरे में इसका करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द प्लॉट विच करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रीजन। तो इसको ऐसे समझो सिंपल, अगर मैं वायर को ऊपर से देखूं तो मुझे वायर दिखाई देगा एक सर्कल के फॉर्म में। अब इस वायर में जो करंट आ रहा है वो सपोज इनटू द प्लेन है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कैसा भी, या तो अंदर जाएगा या बाहर आएगा। अब हमें यहां से बाहर जाएंगे तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाना है। सिंपल, हमें पता है कि जितना हम बाहर जाते जाएंगे उसके उस पोर्शन के अंदर वाले करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इस लिमिट तक तो करंट बढ़ेगा, तो जो ग्राफ बढ़ेगा वो पहले तो बढ़ेगा कहां तक, उसकी रेडियस तक, और रेडियस के बाहर जाने पर फिर वो वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। बहुत स्टैंडर्ड सा ग्राफ है, क्लास में डिस्कस होता ही है हमेशा ये। नेक्स्ट इसके बाद में, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट अ रेट ऑफ 100 वॉट। एक हीटर किसी सिस्टम को इतनी हीट सप्लाई कर रहा है एट अ रेट, रेट मतलब पर सेकंड हम उसको इतनी हीट दे रहे हैं, ठीक है, जो कि हमें पावर में गिवन है। इफ द सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट अ रेट ऑफ 75 जूल्स पर सेकंड, तो ये भी वॉट है, सिस्टम जो वर्क कर रहा है वो इतने रेट से कर रहा है, हमने इतने रेट से हीट दी, इतने रेट से उसने वर्क किया, 100 से हमने हीट दी, 75 से वर्क किया। व्हाट इज द रेट एट विच द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, सिस्टम की एनर्जी किस रेट से इंक्रीज करेगी। सिंपल सा, इसमें थर्मोडायनेमिक्स और ये मिलाकर है। थर्मोडायनेमिक्स में प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि जो भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं उसमें से कुछ होता है वर्क और बची हुई चली जाती है इंटरनल एनर्जी में। हम हीट कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, 100 पर सेकेंड, वर्क कितना हो रहा है 75, तो बची हुई जो हमारी इंटरनल एनर्जी में जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सीधा सीधा 25। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, बस हमें ये चीज पता होनी चाहिए थी कि जो भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं वो कहाँ कहाँ यूज होती है, तो जो यूज होती है कर दिया हमने। नेक्स्ट, द पीक वैल्यू फॉर अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पियर एंड फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, ठीक है, पीक वैल्यू गिवन है हमें और फ्रीक्वेंसी गिवन है 60 हर्ट्ज। हाउ लॉन्ग विल द करंट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टेक टू रीच द पीक वैल्यू, तो जीरो से स्टार्ट करके करंट को पीक वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो एसी के बारे में इसमें बेसिक सी चीज में ये पता होनी चाहिए कि एसी का जो इक्वेशन, जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से बनता है। तो ये कह रहा है यहां से लेकर और यहां तक का टाइम बताओ। हमें पता है उसकी फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज मतलब एक साइकिल यहां से लेकर यहां तक, एक कंप्लीट साइकिल में उसको टाइम लग रहा है 1/60 सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज का मीनिंग ये है, हमें यहां से लेके यहां तक की बात करनी है बस, मतलब 1/4, तो 1/4 में टाइम भी 1/4 लगेगा, कर दो 1/4, तो कितना हो जाएगा 1/240। सिंपल, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में क्या है, इन YDSE using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k, जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां पर इंटेंसिटी k है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट व्हेन पाथ डिफरेंस इज λ/3, तो जहां पाथ डिफरेंस λ/3 है वहां पर हमें इंटेंसिटी बतानी है, जहां लैम्डा है वहां k है, λ/3 पे हमें बतानी है। सिंपल इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है, हमें पता है इंटेंसिटी क्या होता है 4I0 cos स्क्वायर φ/2, ये होती है इंटेंसिटी। तो हमें पहले फाई निकालना है, हमें गिवन है पाथ डिफरेंस, तो हमें पता है फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस। पहले केस में हमें पाथ डिफरेंस गिवन था लैम्डा, तो हमने फेज डिफरेंस निकाला 2π/λ इनटू लैम्डा, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास में वैल्यू आई 2π। तो हम इंटेंसिटी निकालते हैं पहले वाले केस की, जो कि हमें k गिवन है, वो कितनी है 4I0 cos स्क्वायर φ/2, इसका हाफ करेंगे मतलब पाई, तो ये वैल्यू हमें k गिवन है, ठीक है। दूसरा ये कह रहे हैं जब पाथ डिफरेंस है λ/3 तब बताओ, तो पाथ डिफरेंस λ/3 करते हैं। चलो तो पहले हम फेज डिफरेंस निकालते हैं, तो वो कितना हो जाएगा 2π/λ इनटू λ/3, तो ये हो जाएगा 2π/3। इसके लिए वैल्यू निकालते हैं हम k डैश, जिसको हम, जो हमें निकालनी वैल्यू मैंने इसको k डैश अज्यूम कर लिया, वो कितना हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर φ/2, इसका हाफ करेंगे, हाफ मतलब π/3, ये वैल्यू है। अब बस मुझे ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू फाइंड करनी, इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं चलो आपस में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, हमें k गिवन है 4I0 cos स्क्वायर पाई, ये हमारे पास में पहली इक्वेशन थी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास में, k डैश इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर π/3, ठीक है। डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशंस को, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से, राइट साइड को राइट से, 4I0 कैंसिल हो गया, k डैश इज इक्वल टू cos स्क्वायर पाई, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, उसका स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा, cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, ये k डैश इज इक्वल टू 4, k डैश इज इक्वल टू k/4, सिंपल।
आंसर आ गया इसका। तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, K/4। बेसिक सा बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था। किसी को फॉर्मूला पता है तो हमने बस वैल्यू को उसमें रख लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन, A इज द मास नंबर। इन्होंने दिया हुआ है कि A यहाँ पर मास नंबर है, जहां पर भी A आएगा। तो पहला स्टेटमेंट है वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू 10⁻⁴। अब देखो न्यूक्लियस का वॉल्यूम, न्यूक्लियस को हम स्फेरिकल मानकर चलते हैं, तो स्फीयर का कुछ रेडियस होगा और न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, r0 10⁻⁴। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 πr³। ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है। तो मुझे जब मैं इसका r का क्यूब करूंगा तो इस वैल्यू का क्यूब होगा, तो वो कितना हो जाएगा 4/3 r0 का क्यूब, और 8⁻⁴ पहले से ही है, उसका क्यूब करूंगा तो a आ जाएगा। तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू a, नॉट 8⁻⁴। तो पहला वाला इनकरेक्ट, ठीक है। सेकंड, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू a, सही बात है, सेकंड वाला करेक्ट। थर्ड, द डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ये कह रहे हैं किसी भी एटम का मास और उसके न्यूक्लियस का मास, इसमें जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट ये नहीं होता है, मास डिफेक्ट क्या होता है, कोई भी एटम, उसका जो न्यूक्लियस है वो जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है, जैसे कि सपोज हमारे पास में एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, इन दोनों ने मिलकर एक न्यूक्लियस बना लिया, तो इनका जो मास होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये हमारा मास ऑफ न्यूक्लियस। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो मास होता है टोटल, और हमारे फाइनल न्यूक्लियस का जो मास है, इनमें जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। मतलब मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस एंड मास ऑफ न्यूक्लियस, इनका जो डिफरेंस है वो होता है मास डिफेक्ट। और इन्होंने क्या कहा है थर्ड ऑप्शन में, डिफरेंस इन मास ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, ये कह रहे हैं मास डिफेक्ट, तो नहीं, ये इनकरेक्ट है। फोर्थ क्या है, डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज मास डिफेक्ट, तो ये वाला करेक्ट है। तो कौन से करेक्ट हैं, बी एंड डी आर करेक्ट, ए एंड सी आर फॉल्स, बी एंड डी आर ट्रू, ए एंड सी आर फॉल्स, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन लाइट एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ये हमें पता है ऐसा होता है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, इफ इट रिड्यूसेस इन वन रीजन प्रोड्यूसिंग अ डार्क फ्रिंज, इट इंक्रीजेस इन अनदर रीजन प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट फ्रिंज। एक रीजन में कम होकर वहां डार्क बना दी तो दूसरे में बढ़ के वहां ब्राइट बना लेती है। सही बात है, ये हमें पता है ऐसा होता है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, फिर इन्होंने दो बातें बोली है, क्या है, as there is no gain or loss of energy, these phenomena are consistent with principle of conservation of energy। कह रहे हैं कोई एनर्जी का जहाँ गेन हो रहा ना लूज हो रहा है, कहीं पर ना लॉस है ना गेन है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है ये। तो ये बात सही है, यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि एनर्जी ना तो कहीं पर भी लूज हुई ना कहीं से एनर्जी गेन हुई है, बस रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसका। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिबिटेड बाय लाइट वेव्स। नहीं, ये गलत है, ये कह रहे हैं केवल लाइट वेव्स करती हैं, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन की वेव्स भी करती हैं इस चीज को, ठीक है। तो पार्टिकल वेव्स भी करती हैं। तो सेकंड वाला इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला सही है, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, तो इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अ रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी 12 वोल्ट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। एक बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, एक रेजिस्टर उससे कनेक्टेड है। करंट इन द सर्किट इज 0.6, सर्किट का करंट गिवन है। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, V माइनस आई आर, बस कितना गिवन है ईएमएफ हमें 12, इसको हम V की जगह E भी लिख सकते हैं, E माइनस आई आर। तो जो हमारे पास में ईएमएफ कितना गिवन है 12 माइनस आई, व्हाट इज I 0.6 इंटू R, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस 2, तो ये आ जाएगा 10.8। ये हमारा आंसर आ गया इसका, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द पोजीशंस ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड। एक मीटर ब्रिज में हमने इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दी। अब देखो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के वही होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज इसी के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज में सबने पढ़ा है कि जब हम सेल और गैल्वेनोमीटर इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहता है। तो उन्होंने क्या पूछा है, वी शैल ऑब्जर्व इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो पहले ऑब्जर्व कर रहे थे बिल्कुल वही ऑब्जर्व करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले क्या ऑब्जर्व करते हैं, डिफ्लेक्शन होते हैं लेफ्ट में राइट में, या हो सकता है कोई डिफ्लेक्शन ना हो और रेशियो बराबर हो जाए, तो बाद में भी यही ऑब्जर्वेशन होगी। तो देख लेते हैं कहां पर है, बोथ राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड डिफ्लेक्शन एंड एट बैलेंस पॉइंट नो डिफ्लेक्शन। सही बात है, यही होगा इसमें, क्योंकि आप इंटरचेंज कर दो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो एज इट इज रहता है वैसा का वैसा ही। नेक्स्ट, Savita, an 11th standard student, while conducting an experiment to determine the effective length of a simple pendulum, notes down the data of time taken to complete 30 oscillations as 60 seconds. Pendulum है, pendulum swing कर रहा है, 30 oscillations करने में उसको 60 seconds लग गए, ठीक है, ये है। और क्या है, calculates the length of simple pendulum as, तो pendulum की लेंथ कितनी है, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। टाइम पीरियड निकालते हैं, 30 ऑसिलेशन के लिए 60 सेकंड्स, टाइम पीरियड आ गया 2 सेकंड्स,
बेसिक सा बिल्कुल। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और ये में कितना पता है, ये 2 पता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, 1 इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर एल बाई जी, और पाई स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने 9.8 दी जो कि जी के बराबर है, तो पाई स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो एल कितना आ गया, 1 मीटर, सिंपल। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से क्या करेक्ट है, ठीक है देखते हैं क्या है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है, बिल्कुल सही बात है, होता है, ये सही है। सेकंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, गलत बात है, ऑब्वियस सी बात है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंडेंट है, सेकंड इनकरेक्ट। थर्ड, इंटीरियर ऑफ अ चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन, ये भी बिल्कुल सही बात है, प्रॉपर्टी बिल्कुल बेसिक सी। फोर्थ, एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, कोई भी अगर हमारे पास में चार्ज कंडक्टर है तो उसकी सरफेस पर जो फील्ड होता है वो उसकी सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अभी तक क्या क्या करेक्ट मिला, ए, सी और डी। लास्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर, नहीं, चार्ज कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना उसकी सरफेस का होता है, और सरफेस का जीरो नहीं होता क्योंकि उस पर चार्ज है तो कुछ तो है, तो अंदर का भी कुछ होगा, तो ये वाला फिर से इनकरेक्ट। तो क्या सही है, ए, सी एंड डी, ये इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। पहला स्टेटमेंट क्या है, व्हेन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस अ पीएन जंक्शन इंक्रीजेस अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज द डायोड करंट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, अगर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज हम पीएन जंक्शन पर इंक्रीज करते हैं तो जो डायोड करंट है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है, सही बात है। अगर आपको ग्राफ याद हो इसका तो वो फॉरवर्ड बायस में ऐसा ग्राफ जाता है, ठीक है, तो एक लिमिट के बाद में वो अच्छा खासा इंक्रीज हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, दिस करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये गलत है, इसको रिवर्स सैचुरेशन नहीं कहते, ये तो नॉर्मल फॉरवर्ड बायस के लिए हो रहा है, तो सेकंड वाला इनकरेक्ट है, तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या गिवन है, इन अ कॉन्केव लेंस अ रे ऑफ लाइट इमेनेटिंग फ्रॉम अ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन, एक कॉन्केव लेंस है हमारे पास, एक रे ऑफ लाइट आ रही है हमारे पास में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद में कहां जाएगी, इस तरह से चली जाती है ये, तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये यहां से आती हुई में अपीयर होती है ये, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अब इसमें देखो जो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है थोड़ा सा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के चांसेस हैं कि या तो इसका ऑप्शन सेकंड होगा या फिर ये बोनस में जाएगा। बोनस में क्यों जाएगा, क्योंकि इसमें ये इन्होंने लिखा है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इस चीज को लेकर थोड़ा सा क्लैरिटी, थोड़ा सा डाउट है कि हम इस वाले को फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहेंगे या इस वाले को कहेंगे। नॉर्मली एनसीईआरटी में हर जगह पर इस वाले को ही फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है, ठीक है, तो इसको लेकर थोड़ा सा डाउट है, तो या तो इसका ऑप्शन हम यही रखेंगे, नहीं तो हम इसको बोनस में भी जा सकता है, तो अभी के लिए हम इसी वाले ऑप्शन को लेकर चल रहा है। 27, एन अननोन न्यूक्लियस हैज अ न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ दिस, डेंसिटी गिवन है, मास गिवन है, इट्स मास नंबर इज अप्रोक्सीमेटली, मास नंबर बताना है हमें, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें। डेंसिटी फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी में कितने गिवन है, 2.29 10 टू द पावर 17, ये डेंसिटी है। मास, व्हाट इज मास, 19.926 इनटू 10 टू द पावर -27 अपॉन वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, एंड व्हाट इज आर, आर इज आर नॉट ए टू द पावर 1/3, तो हमें इसका क्यूब करना है, तो ये हो जाएगा आर नॉट का क्यूब इंटू ए, ठीक है, और आर नॉट की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन भी है वो, ठीक है, और अच्छी बात है उन्होंने 4 पाई भी दे दिया एज इट इज, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये 2.29 10 टू द पावर 17 इज इक्वल्स टू 19.926 10 टू द पावर -27 अपॉन 4 पाई की वैल्यू रख लेंगे हम 12.56, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 को इधर रख लिया, आर क्यूब मतलब 1.2 10 टू द पावर -15 का क्यूब इंटू ए। अब इसको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत है, इस पूरे नंबर को सॉल्व करके हमें ए मिलेगा, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट सिंपल सा ही है, अगर आपको डेंसिटी फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 12 आता है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इस क्वेश्चन में अच्छी खासी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohm gives a full scale deflection for a current of 1 milliampere, एक गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है 100 ohm
और इसके लिए जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है मतलब IG वो है 1 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर, ये मैं गिवन है, ठीक है। इट इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ रेंज 0 to 10। तो एमीटर जिससे हम जो एमीटर बनाने वाले हैं वो मैक्सिमम कितना करंट चेक करेगा, 10 एम्पियर का। तो एमीटर कैसे बनाते हैं, इसके हम पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, शंट रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू अभी मैं थोड़ी देर के लिए R एज्यूम कर ले रहा हूं। तो यहां पर जो करंट आएगा मैक्सिमम करंट, क्योंकि अब ये पूरी डिवाइस ये पूरा बन चुका हमारा एक एमीटर, ये 10 एम्पियर तक करंट को डिटेक्ट करना चाहिए उतना मैक्सिमम। तो यहाँ पर तो करंट जाएगा IG, तो यहाँ पर बचा हुआ करंट चला जाएगा I - IG। ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो हमें दोनों का बस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट करना है। ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, IG × 100 इज इक्वल टू नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस I - IG इंटू रेजिस्टेंस, जिसको हम ऐसे शंट लिख लें, R लिख लें, कुछ भी लिख लें, सारी वैल्यू पता है हमें। IG कितना है 10⁻³ इंटू 100 इज इक्वल टू I कितना है 10, IG कितना है 10⁻³ इंटू S। बस कैलकुलेशन करनी है, सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से मैं S की वैल्यू मिल जाएगी इजीली। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में भी, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा नहीं है खास, नॉर्मल से कॉन्सेप्ट है, सबने ये पढ़ा होता है क्लास में, हमेशा ये सब पढ़ते हैं कि जब हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से हम इसमें पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, पैरेलल में तो ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का बराबर होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अ थिन वायर ऑफ लेंथ L एंड लीनियर मास डेंसिटी M इज बेंड इनटू अ सर्कुलर रिंग विद सेंटर C एज शोन इन द फिगर। वायर को हमने बेंड करके एक रिंग बना दी है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द रिंग अबाउट द एक्सिस y डैश, इस एक्सिस के अबाउट हमें इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया है केवल एक वर्ड की वजह से। वो वर्ड क्या है जो सबने मिस कर दिया है, लीनियर मास डेंसिटी। सबने m को मास अज्यूम कर लिया है कि ये वायर का मास है, ये वायर का मास नहीं है, ये वायर की मास डेंसिटी है। मास हमें इसका निकालना पड़ेगा। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू लेंथ, तो ये है वायर का मास, ठीक है। और सबने इस क्वेश्चन में m, क्योंकि वो वैल्यू ऐसी दी गई है m हमेशा मास होता है और लिखा भी ऐसा, तो डेंसिटी वर्ड सबने इग्नोर कर दिया, पढ़ा ही नहीं है, अब मतलब किसी ने कैच ही नहीं किया ये वर्ड। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये लीनियर मास डेंसिटी दिया है, मास नहीं दिया है, तो इसका मास ये हो जाएगा m × L। उसके बाद तो क्वेश्चन बेसिक सा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। वायर के लिए हमने वायर से एक रिंग बना दी, तो रिंग के लिए जो सेंटर से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है m²। हमें बात करनी है, पहले तो यहां पर आएंगे फिर यहां से यहां जाएंगे, तो इस एक्सिस के लिए कितना होता है m²/2। उससे हम साइड में जा रहे हैं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो उसमें हमने m² और ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 3m²/2। ये है बस। अब यह मास की वैल्यू में पता है ml, रेडियस निकालना है इसका। रेडियस कैसे निकलेगा, वायर की जो लेंथ है वो 2πr में कन्वर्ट हो गई है सीधे सीधे, तो यहाँ से रेडियस कितना आ गया L/2π। बस रख देते हैं सारी वैल्यूज को, मास की वैल्यू रख देंगे, रेडियस की वैल्यू रख देंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया 3/2, m की जगह पर ml और r की जगह पर L/2, तो उसका स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3ml3/8π²। ये है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3ml3/8π²। इसमें ये डेंसिटी वाले वर्ड ने बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन गलत करवाया, क्योंकि इस डेंसिटी वाले वर्ड को सबने इग्नोर कर दिया, पढ़ा लेकिन पढ़कर भी बस रह गया वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, फॉर अ ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव, इक्वेशन में वेव की गिवन है, ठीक है। एक्स वाई आर इन सेंटीमीटर एंड सेकेंड्स, ठीक है, एक्स और वाई सेंटीमीटर में और टाइम हमारा सेकंड में। फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट सेपरेट बाय डिस्टेंस 0.5 मीटर, ये है सेंटीमीटर में, ये है मीटर में, इस चीज का ध्यान रखना होगा। इसमें हमें फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस क्या होता है हमारे पास में 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। 2π हमें पता है, पार्ट डिफरेंस हमें पता है 0.5 मीटर, हमें लैम्डा चाहिए, और लैम्डा कैसे निकालते हैं 2π/k। लैम्डा होता है 2π/k। k कितना हो जाएगा यहाँ पर, k क्या होता है x के साथ वाला टर्म, तो इकलौता ये k नहीं है, बाहर ये 2π भी रखा हुआ है, तो ये 2π भी अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो पूरा है वो k, तो ये हो जाएगा 2π/k कितना हो जाएगा 2π इंटू 0.008, ये है k, मतलब 1/0.008, ये आया हमारे पास में लैम्डा, ठीक है। अब रख देते हैं वैल्यू को वहां पर, तो हमें फेज डिफरेंस निकालना है, वो हो जाएगा 2π/λ 1/0.008 इंटू पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस 0.5 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये इक्वेशन हमारी सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग है, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऊपर चला जाएगा यहाँ से घूमकर, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 50 इंटू 200, तो 2 जीरो इसके वो डेसिमल हट जाएंगे, तो ये 0.8π इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A box of mass 515 kg is kept on the floor of a stationary trolley. Coefficient of stationary friction between the box and trolley is this. Coefficient of friction हमें given है और क्या कह रहे हैं ये, keeping the box stationary over the trolley, the maximum acceleration with which the trolley can move horizontally. बॉक्स को हमें फिक्स रखना है और ट्रॉली का एक्सेलरेशन बताना है. बहुत ही ज्यादा बेसिक सा क्वेश्चन है. ये है बॉक्स, ट्रॉली पर रखा हुआ है, ट्रॉली मूव कर रही है ए एक्सेलरेशन से, पीछे लगेगा सूडो फोर्स, बॉक्स पीछे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ. अगर बॉक्स को स्टेशनरी रखना है तो दिस फोर्सेस शुड बी इक्वल. एन कितना होगा, mg के बराबर, क्योंकि नीचे mg लगता है तो ऊपर n भी mg के बराबर हो जाएगा. बस रख दो वैल्यू. m a इज इक्वल टू म्यू n या फिर म्यू mg. m से m कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू म्यू g, म्यू 0.12, g इज 10, तो आंसर आ जाएगा 1.2. सिंपल, कोई डिफिकल्टी थी नहीं क्वेश्चन में, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन. 32. In the circuit shown below, the voltage appearing across the diode will be of the form. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को. इसमें इन्होंने डायोड के क्रॉस वोल्टेज पूछा हुआ है. ठीक है, अब ये हमारे पास में इनपुट सर्किट है, इनपुट का जो हमारे पास में वोल्टेज है वो ये है. अब सबको ही लग रहा है कि ठीक है पहले करंट ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ से, ठीक है, डायोड तो है रिवर्स में, रिवर्स बायस में, तो ये तो करंट को निकलने नहीं देगा, करंट नहीं निकलने देगा तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा. सबको ये लग रहा है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है. जब ये करंट नहीं निकलने देगा, सपोज ये हमारा जो वोल्टेज सोर्स है, एज्यूम करो थोड़ी देर के लिए ये है 100 वोल्ट का. ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं इसको तो ये इजीली समझ में आएगा. सपोज ये 100 वोल्ट का सोर्स है, इसका मतलब इसके दोनों टर्मिनल के बीच में 100 वोल्ट का डिफरेंस है. मान लेते हैं ये टर्मिनल है 0 तो ये टर्मिनल हो गया 100. ठीक है, तो ये अब इसमें से करंट तो कोई जा नहीं रहा है क्योंकि ये अभी रिवर्स बायस में, तो ये अगर 0 है तो घूम फिर के ये वाला पॉइंट भी 0 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल भी 0 वोल्ट होगा. ये अगर 100 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 100 वोल्ट हो जाएगा. तो जब तक इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ये 100 रहेगा, ये 0 रहेगा. तो ये 100 है तो ये भी 100 है, ये बढ़ के 200 हुआ तो ये भी 200 हो जाएगा, ये 300, ये भी 300. मतलब रिवर्स बायस में जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा. तो रिवर्स बायस में जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे वैसे हमारा आउटपुट भी चेंज होगा. आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज वही रहेगा. फिर ये पलटेगा क्योंकि एसी है ये. अब नीचे वाला हो गया 100, ऊपर वाला हो गया 0. अब क्या है, अब ये फॉरवर्ड बायस में बन चुका है. फॉरवर्ड बायस में इसमें से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होते ही अब ये जो हमारा डायोड है इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और इसका हमें पता है आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस होता है 0. रेजिस्टेंस अगर 0 है तो अब इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कब आता है, जब उसका कोई रेजिस्टेंस हो, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है I × R. कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो फॉरवर्ड बायस में इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0. तो ये इसका सर्किट बनेगा, ये इसका ग्राफ बनेगा. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है उनमें. नेक्स्ट क्वेश्चन ये 33. A flask contains argon and chlorine in the ratio 2:1 by mass. Temperature of the mixture is this, ratio of the root mean square of this. ये डेटा जो दिया है किसी काम का नहीं है. टेम्परेचर जरूर कुछ काम का है क्योंकि टेम्परेचर दोनों के में सेम चाहिए, अगर सेम नहीं हो तो वैल्यू में रखते हैं उनको, लेकिन वो रेशियो किसी काम का नहीं है. किसी भी रेशियो में हमें तो आरएमएस का रेशियो बताना है, और आरएमएस क्या होता है सबको पता है, 3RT/M. तो पहला बात करना है आर्गन, दूसरी कर रहे हैं क्लोरीन. तो ये हो जाएगा आर्गन के लिए, आर्गन का मास कितना, मॉलिक्यूलर मास हमें पता है 40 होता है, वैसे क्वेश्चन में गिवन भी है. ठीक है, दूसरा है क्लोरीन के लिए 3RT/ क्लोरीन, क्लोरीन का मास 70. टेम्परेचर दोनों का 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन. तो टेम्परेचर सेम, 3 सेम, R सेम, कैंसिल हो गया. ये नंबर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा √70/40, 0 कैंसिल, √7/2. ये इसका आंसर हो जाएगा सिंपल. तो उसमें वो जो रेशियो गिवन है वो किसी काम का नहीं है. टेम्परेचर 27 की जगह वो अगर ये भी लिख देता कि टेम्परेचर इज सेम तो भी हमारा काम चल जाता. टेम्परेचर की वैल्यू में जरूरत नहीं क्योंकि टेम्परेचर कैंसिल हो रहा है हमारे पास में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इसमें मैचिंग करनी है, चलो देखते हैं. प्रोडक्शन के साथ में देखना है माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस होती है. अब ये सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद करने वाला, कुछ इसमें वैसी चीज नहीं है. माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस होती है, क्लिस्ट्रॉन वॉल्व या फिर मैग्नेट्रॉन वॉल्व, पता है ये कि इस तरह ये होता है. इसके लिए विजिबल लाइट कब प्रोड्यूस होती है, जब इलेक्ट्रॉन आगे की शेल में जंप करके वापस जब लौट कर आता है, जब वापस लौटता है तो वो H बाहर की तरफ रिलीज करता है एनर्जी, वो होता है विजिबल. तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम अ हायर लेवल टू द लोअर लेवल, तो ये विजिबल हो गया. गामा रेस कब होता है, रेडियो एक्टिविटी में, जब न्यूक्लियस का डिके होता है, तो रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पर गामा रे प्रोड्यूस होता है. और इंफ्रारेड कब प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो ये इसके लिए मैचिंग हो जाएगी. इसमें हम सही ऑप्शन चूज कर लेंगे क्या है.
नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ऑफ 5 kg व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस ऑफ 8 and 6 आर एक्टिंग ऑन इट। कोई एक बॉडी है, बॉडी का मास दिया हमारे पास है 5 kg, दो फोर्सेस लग रहे हैं हमारे पास उस पर, एक 8 न्यूटन एक 6 न्यूटन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है दोनों फोर्सेस, ठीक है। दोनों का हमने रिजल्टेंट निकाला, रिजल्टेंट आ जाएगा 10 न्यूटन। दो फोर्सेस हैं वर्टिकली, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, वो 10 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, F अपॉन m विच इज 10 अपॉन 5 विच इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आ गई 2, हर एक ऑप्शन में 2 दिया है, एक लास्ट वाले को छोड़ के, तो इन तीनों से कुछ भी हो सकता है। एंगल भी निकालना है इसका। अब देखो हम एंगल अब इसमें 8 से भी निकाल सकते हैं, 6 से भी निकाल सकते हैं, किसी भी से भी निकाल सकते हैं। तो किससे निकाला है, दोनों से निकालना चाहिए था हमें, लेकिन हमारे पास में ये 3 ऑप्शन है जिनमें से चूज करना है। 2 ऑप्शन बात हो रही है 8 से, एक ऑप्शन बात हो रही है 6 से। तो पहले हम 8 से चेक कर लेंगे, क्या पता 8 से ही हो कुछ वो, क्योंकि हमारे पास पेपर में टाइम कम होता है, तो हमें वो चीज करनी है जिसमें हम चांसेस हैं कि हमारा जल्दी आंसर आएगा। गारंटी तो मैं नहीं है, लेकिन चांसेस हैं एटलीस्ट। तो हम 8 से चेक कर लेते हैं। तो हम एंगल निकालेंगे ये वाला, तो यहाँ पर tan थीटा कितना हो जाता है, वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल, ये वाला फोर्स डिवाइड बाय ये, तो हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो ये देख लेते हैं, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, द करंट आई इन द सर्किट शोन बिलो इज, इसमें हमें करंट बताना है। अब देखो ये हमारा पॉजिटिव है, करंट यहां से जा रहा है, ये रिवर्स बायस, कोई करंट नहीं जाएगा, ये ब्रांच हमारी किसी काम की नहीं है। ये फॉरवर्ड बायस, करंट जाएगा, ठीक है। ये फिर से रिवर्स, ब्रांच किसी काम की नहीं है। ये फॉरवर्ड, फिर से इसमें जाएगा, ठीक है। ये है 4, ये है 2, पैरेलल में लगे हुए हैं। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों का, 4/3, ठीक है। वैल्यू वोल्टेज कितना हमारे पास में 10। करंट बताना है, करंट क्या होता है, V अपॉन R, 10 अपॉन 4/3 इज इक्वल टू 30/4 इज इक्वल टू 15/2, इसका करंट आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 6.6 which of the following wavelength of incident radiation does not give rise to photoelectric effect। तो हमें ये बताना है कौन से, किससे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, एक वेवलेंथ होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कि उस वेवलेंथ से नीचे वाली वेवलेंथ से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, उससे ऊपर नहीं होता। तो हमें वो पहले वो थ्रेशोल्ड निकालनी है, और उससे ऊपर जो भी वेवलेंथ होगी इनमें से, उससे हमें पता चल जाएगा इससे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो बस हमारे पास होता है जो वर्क फंक्शन क्या होता है, वो होता है SC अपॉन लैम्डा, और यहाँ लैम्डा होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, SC अपॉन 5। वैल्यू रखते हैं, H की वैल्यू कितनी है 6.6 10 टू द पावर -34, C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 5। व्हाट इज 5, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 150 से थोड़ी ज्यादा ही निकल कर आएगी, 150 160 के आसपास निकल कर आएगी। मतलब वो जो वैल्यू है उससे ऊपर की जो वेवलेंथ है, उस किसी भी वेवलेंथ पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो हमें उससे ज्यादा वाली वेवलेंथ चेक करनी है, जो कि सॉल्व करने पर ऑलमोस्ट 160 के आसपास आता है। तो हमारे पास में केवल एक ये वेवलेंथ है जो कि उससे ऊपर है, तो इस वेवलेंथ से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और बल्कि पता है, इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते तो आप विदाउट सॉल्व, मतलब बिना सॉल्व किए भी आप इसको कर सकते थे। कैसे, केवल एक इसमें से सही ऑप्शन होगा, और आपको पता है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ज्यादा वाली वेवलेंथ, जो एक हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, वो नहीं देगी, उससे नीचे वाली, मतलब एक लिमिट से नीचे वाली सब देती है, उससे ऊपर वाली नहीं करती। तो हमें केवल एक वेवलेंथ चूज करनी है, तो ऑब्वियसली बात है हाईएस्ट वाली ही होगी। इसमें देख लो हाईएस्ट कौन सी, 200 नैनोमीटर। तो उसको हम बिना सॉल्व किए भी कर सकते थे, अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से इसको देखते तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी। इन्होंने कहा स्पीड ऑफ लाइट यूनिटी है। वैसे अभी जो वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8, ये कह रहे हैं नहीं, वो नहीं है, यूनिटी है, 1 है उसकी वैल्यू, ठीक है। It takes light 6 minutes 40 seconds to reach the earth from the sun। इतना टाइम ले रही 6 minutes 40 seconds। तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन पूछिए, नई वाली जो यूनिट है, ठीक है, सिंपल है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इस बार हमने 1 मान लिया, पहले हम 3 इंटू 10 टू पावर 8 मान लिया, इस बार हमने 1 मान लिया। क्या दिक्कत हमारी, जो उन्होंने कहा मान ले रहे हैं। 6 minutes 40 seconds, 6 minutes 40 seconds मतलब 400 seconds। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 400, जो भी हमारी नई यूनिट उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, a rectangular wire loop of sides 8 cm and 3 cm with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 टेस्ला। रेक्टेंगुलर लूप है, साइड से उसकी 8 और 3, मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर 0.3 टेस्ला, डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। लूप के प्लेन के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, या तो गोइंग इनवर्ड या गोइंग आउटवर्ड, कहीं भी हो सकता है। EMF developed across the cut if the velocity is 2 cm per second in a direction normal to the shorter side of the loop। लूप की ये जो है
सपोज ये हमारा लूप है और कहीं पर इसमें कट हो रखा है, यहाँ पर रिज्यूम कर लो, इस तरह से जा रहा है ये शॉर्टर साइड के परपेंडिकुलर। तो और सपोज हमारा फील्ड है आउट ऑफ द प्लेन, इस तरह से हमारा फील्ड है डॉट, ठीक है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ये तो फील्ड लाइंस को कट करेंगी नहीं, तो इनकी वजह से तो कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ईएमएफ जनरेट किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से, ये कट कर रही होगी उसको। तो बस ठीक है, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है बेसिक सा। फॉर्मूला क्या होता है? BLV, बी कितना है? 0.3, लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर, v कितना है? 2, कर दो इसका मल्टीप्लाई, जो भी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे वो इसका आंसर आ जाएगा 1.8 10 टू द पावर -4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में इसमें एक चीज का ध्यान रखना, हाँ ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो उसको मीटर पर सेकंड में इसको भी कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर -2, इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following plots show variation of velocity with time of a ball thrown vertically upwards and falling back। एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है और फिर वहां से वो वापस आई है, इसके लिए मैं वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाना है, बताना कौन सा वाला ग्राफ सही है। अब देखो वेलोसिटी होता है वेक्टर, बॉल पहले अपवर्ड जा रही है फिर डाउनवर्ड जा रही है, तो एक डायरेक्शन होगी पॉजिटिव एक डायरेक्शन होगी नेगेटिव, तो ग्राफ आधा पॉजिटिव में होगा आधा नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो बस हमें कौन सा ग्राफ हो जाएगा हमारे लिए? जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है वेलोसिटी उसकी लगातार कम होती जाएगी, इनिशियली उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी लगातार कम होगी, एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी, फिर वो नीचे आएगा, फिर उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होगी, ये इसके लिए ग्राफ हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसके लिए सही है। 41st, in a vernier calipers 20 VSD coincide with 16 MSD, each of length 1 mm। VSD और MSD का मैं वो दिया है और हमें MSD की लेंथ के बिना 1 mm। लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इज, लीस्ट काउंट पूछा है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू m - v, तो हमें पहले v निकालना है, ठीक है। हमें पता है कि अगर A डिविजन्स ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद B डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, तो ये हमारे पास रिलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये 20 ऑफ VSD कोइंसाइड्स विद 16 ऑफ MSD, तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ गई? 16/20m या फिर 4/5m, ये V की वैल्यू आ गई, रख देते हैं यहाँ पर m - 4/5m, m कॉमन ले लेंगे, 1 - 4/5, ये हो जाएगा m × 1/5, और m कितना है? 1 मिलीमीटर, तो 1/5 मिलीमीटर मतलब 0.2 मिलीमीटर। ऑप्शन किस में है? ऑप्शन हमारे चारों सेंटीमीटर में, ठीक है, तो 0.02 सेंटीमीटर हो जाएगा, कर लेंगे कन्वर्जन 0.02 सेंटीमीटर, ये इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ईस्ट साइड ऑफ अ मेटेलिक क्यूब ऑफ मास 5.580 इज मेजर्ड टू बी 9 सेंटीमीटर। एक क्यूब है, मास गिवन है, उसकी साइड गिवन है। कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्यूब कैन बी बेस्ट एक्सप्रेस्ड एज, ये इसकी डेंसिटी हमें एक्स वैल्यू बतानी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना है? 5.580 डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? साइड हमारे पास में 9.0, तो यहाँ पर देखो ध्यान रखना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस जगह पर, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9.0 × 9.0 × 9.0, क्योंकि ये हमारे पास में क्यूब है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड का क्यूब, और ये सेंटीमीटर में, तो उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.580 10⁶ ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 729, ठीक है। अभी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को एंड में देख लेंगे वहां पर। अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करेंगे तो ये एग्जैक्टली इतना आ जाएगा 7.654 इंटू 10⁻3। तो क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि ओरिजिनली हमारे डिवीजन का रूल क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, अगर आपको याद हो तो, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का, कि रिजल्ट में उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितना तुम्हारे इनिशियल डिजिट्स में से लीस्ट वाली डिजिट में, लीस्ट मतलब वैल्यू में लीस्ट नहीं, किसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। अब देखो यहाँ पर टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पर 2 है, तो हमें आंसर में भी 2 रखने हैं, तो हमें इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो इसका आंसर ये होगा 7.7, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पासिंग थ्रू एन इक्विलैटरल प्रिज्म एज शोन इन द फिगर। एक प्रिज्म है, इक्विलैटरल, वहां से रे जा रही है, रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल टू द बेस, जो अंदर रे है वो बेस के पैरेलल, मतलब मिनिमम डिविएशन की कंडीशन है ये, इतना उन्होंने कहा है, ठीक है, इनडायरेक्टली कह दिया ये चीज। एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50। अब मिनिमम डिविएशन में पता है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता, इमर्जेंस भी होता है, तो वो भी 50 हो गया। एंगल ऑफ डिविएशन पूछा है, एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है मिनिमम वाली कंडीशन में? I + E - A, I 50, E 50, A 60, आंसर 40, ये हमारा आंसर है, सिंपल 40 डिग्री। नेक्स्ट इसके बाद में, in the first excited state of hydrogen atom the
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -3.4, पहले एक्साइटेड स्टेट में ये उसकी एनर्जी की बिना -3.4, ठीक है, ये हमें पता होती भी है ये। द रेडियल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इन दिस केसेस, ये रेडियल डिस्टेंस पूछे इलेक्ट्रॉन के फ्रॉम द न्यूक्लियस, बेसिकली ये रेडियस पूछ रहे हैं उसका, इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है उसका रेडियस, और रेडियस का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है रेडियस का फॉर्मूला 0.529 10⁻10 n स्क्वायर अपॉन z, बस इस वैल्यू को यूज करना है हमें, बाकी की कोई उसकी जरूरत नहीं उस डेटा की। n स्क्वायर, n क्या है 2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे हो जाएगा 2.1 10⁻10, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करना बस इसमें सिंपल सा, उससे आंसर आ जाएगा यहाँ पर। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस 4 इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर लूप, एक स्क्वायर लूप बना दिया हमने वायर से, वायर का रेजिस्टेंस था 4, मतलब उसकी हर एक साइड का रेजिस्टेंस 1 है इस टाइम पर, ठीक है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये चारों यहाँ पर 1 है। रेजिस्टेंस 2 इज कनेक्टेड, और रेजिस्टेंस 2 इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स बी एंड डी, यहाँ पर हमने 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है। बैटरी हमारी 2 वोल्ट की है, कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड सी। नाउ द वैल्यू ऑफ द करंट इज, अब देखो ये है एक व्हीटस्टोन ब्रिज और वो भी बैलेंस्ड, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये 2 हो ना हो किसी काम का नहीं है, ठीक है। पूछा क्या इन्होंने, करंट, अब क्या करंट कैसे निकालेंगे, ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में, इन दोनों का हो जाएगा 2, इन दोनों का हो जाएगा 2, और 2 का कितना हो जाएगा 1, तो टोटल हमारे पास में रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 ओम। हमें करंट निकालना है, करंट क्या होता है V अपॉन R, V कितना हमारे पास में 2, R है 1, तो करंट कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब देखो इस पेपर में आपने देखा होगा कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि आप ये कहो कि डिफिकल्ट था या कुछ ऐसा, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन कॉन्सेप्चुअली कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें हम कोई ये कहे कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। मॉडरेट के आसपास कहेंगे, बल्कि इजी के साइड में ही बोलेंगे इसको, अगर इजी नहीं भी बोला तो मॉडरेट पेपर है ये, बहुत अच्छा सा पेपर था। लास्ट ईयर जैसे डिफिकल्ट पेपर आया था वैसा नहीं है, नॉर्मल पेपर दिया है नीट ने, और बहुत इजीली कोई भी स्टूडेंट अगर इसने अच्छे से पढ़ाई की हो तो वो बहुत इजीली इसमें फुल में से फुल मार्क्स लेकर आ सकता है, 45 क्वेश्चंस इसके इजीली कर सकता है। क्लास में सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस भी किए हैं, पढ़ाते टाइम पर, पेपर डिस्कशन के बाद नहीं, पढ़ते टाइम पर ये, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पढ़ाते टाइम पर एज इट इज या फिर कुछ डेटा वेटा चेंज करके क्लास में कराए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो बस क्लास में आपको बस ध्यान देना होता है और जो भी टीचर करा रहे हैं उस चीज को अच्छे से पढ़िए, बाकी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो आउट ऑफ सिलेबस आए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।